आज का हमारा टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस। दिस इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द मसल्स ऑफ द बॉडी। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा सा एनाटमिकल लेवल में बात करेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट आर देयर फिजियोलॉजीज दैट हेल्प्स from the brain to the muscles for the muscle contraction. ठीक है, okay, so like you know this is the nerve ending something. Okay, so here there are neurotransmitters. Okay, so जब brain signals pass करते हैं for any of the muscle contraction that to happen, whether it is voluntary or it is involuntary, either the case. ठीक है, तो उस condition में क्या होता है कि it opens. ओके, और ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये बाहर आ जाते हैं. ओके, सो इट कम्स टू द जंक्शन ऑफ द नर्व एंड द मसल. अब मसल में क्या होता है, इफ़ यू आर टेकिंग दिस एज द मस्कुलर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इसके ठीक. ओके, सो दिस इज द मसल inside the cell body and here it is the receptors. इन receptors को हम कहते हैं nicotinic receptors. और यहाँ पे specifically जो ये neurotransmitters आते हैं for contractions, they are acetylcholine. ओके, तो जब एसिटाइलकोलिन आते हैं तो ये जो रिसेप्टर्स जो एसिटाइलकोलिन को रिसेप्ट करते हैं, दे आर नोन एज निकोटिनिक एसिटाइल रिसेप्टर्स. ओके, सो वेयर इज दिस एसिटाइलकोलिन? दे आर कमिंग फ्रॉम द नर्व. And where is this nicotinic acetylcholine receptor? They are on the top या base of the on the membrane of the muscle. Okay, so ये जैसे ही यहाँ आते हैं they bind and जैसे ये bind करते हैं ये यहाँ पे एक activity produce करते हैं जिस वजह से muscles क्या हो जाते हैं, contract हो जाते हैं. This is a normal mechanism. Okay, so this was what happens in you, me and everybody who is having a normal type of muscular contraction. Now what is this myasthenia gravis? Myasthenia gravis is a type of autoimmune disorder. Okay, इस autoimmune disorder में होता क्या है, like this is a correct example of type 2 hypersensitivity reaction. So type 2 hypersensitivity reaction की वजह से what happens is कि they have this B cells, okay, which immune cells होते हैं, you know the B cells and T cells. Okay, so they have this B cells in the body of the myasthenia gravis patient, जिनकी B cells में से ऐसे कुछ antibodies रिलीज़ होते हैं जो स्पेसिफिकली अपनी बॉडी के सेल्स को क्या कर देते हैं, टारगेट करते हैं. ओके, सो देयर इज़ वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी दैट इज़ गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम दिस बी सेल्स बाय एनी abnormal कंडीशन. तो उसमें ऐसा होता है कि ये एंटीबॉडी जो है ये आकर दे वर्क ऑन दी, दे बाइंड टू दी रिसेप्टर्स. ओके, सो ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं ये क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं. तो ये एंटीबॉडीज़ ने आके निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो हैं जो मसल के ऊपर हैं उनको क्या कर दिया, आके बाइंड कर दिया. तो जब यहाँ बाइंड हो गए हैं ये, ओके, यहाँ आके ये बाइंड हो गए हैं. जब ये बाइंड हो गए हैं तो उस कंडीशन में जब ये एसिटाइलकोलिन आएगा, तो जब ये जैसे ही एसिटाइलकोलिन यहाँ पे आएगा, इट विल नॉट गेट बाइंडेड टू दी रिसेप्टर, क्योंकि उस पर ऑलरेडी क्या बाइंडेड है, उस पर एक एंटीबॉडी ऑलरेडी बाइंडेड है. जब ये रिसेप्टर यहाँ आके बाइंड नहीं कर ये इलेक्ट्रोकेमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन जब यहाँ आके बाइंड नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब बाइंड नहीं कर पाएंगे तो एक्टिविटी नहीं होगी, और एक्टिविटी नहीं होगी तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा एंड देयर विल बी नो साइंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इन दी मसल्स. सो इट डज़ नॉट हैपन कि यू नो ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब ये डिसऑर्डर स्टार्ट होगा तो पूरे रिसेप्टर्स या इतने सारे एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होंगे कि सारे रिसेप्टर्स कवर हो जाएंगे. कुछ रिसेप्टर्स एंटीबॉडीज़ बाइंड कर लेंगे और कुछ रिसेप्टर्स फ्री होंगे जिन्हें एसिटाइलकोलिन बाइंड कर लेगा. तो मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक एक दिन या एक एक टाइम पीरियड के साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. जितना ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनते जाएंगे उतने ज़्यादा रिसेप्टर्स बाइंड रहेंगे और उतने ही ज़्यादा एसिटाइलकोलिन्स बाइंड नहीं हो पाएंगे, मतलब उतने ही कम एसिटाइलकोलिन्स बाइंड हो पाएंगे और धीरे धीरे मसल कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल ही क्या हो जाता है, ख़राब होता चला जाता है. और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हम उसको कहते हैं कि
this is a chronic type of muscle weakness of the body caused due to the neurological disorder. So that disorder is known as myasthenia gravis. So I hope you have understood this portion. So this was all about the myasthenia gravis. Now myasthenia gravis के कारण क्या क्या हो सकते हैं? Myasthenia gravis can be happening because of some of the autoimmune disorders that can lead to some B cell abnormalities. इसके अलावा अगर हम बात करें तो thymus gland they have this helper T cells जो होते हैं उनको मतलब उसमें से जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं थाइमस ग्लैंड के हेल्प से, वो हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स में को क्या करते हैं, दे कैन मेक द बी सेल्स प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ जो बॉडी के लिए गुड नहीं है या बॉडी के लिए उल्टा एक्ट कर रहे हैं या ऑटो इम्यून की तरह एक्ट कर रहे हैं. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ थाइमस. सो थाइमस में जो कंडीशन देखा जाता है दैट कुड बी द थाइमस का कार्सिनोमा. सो थाइमस का जो कार्सिनोमा होता है दैट इज़ नोन एज थाइमोमास. ओके, सो दिस इज थाइमोमास. So thymomas is the carcinoma condition of the thymus gland. So it could be because of the family history. It can come as the carcinoma of the thymus gland. और age factor भी एक reason है, लेकिन उसका जो मतलब उसका जो कारण है वो क्लियर नहीं है. ओके, एज ग्रुप में कहा जाता है कि मेन हु आर अबव 60 एंड वुमेन हु आर अंडर 40, मतलब 40 साल की एज से नीचे की जो वुमेन होती हैं और 60 इयर्स के ऊपर के जो मेन होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है माइस्थीनिया ग्रेविस होने के. ये जितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनके बेसिस पर बोला गया है. इसका कोई करेक्ट रीज़न अभी तक क्लियर नहीं है. द रीज़न फॉर दिस एज ग्रुप रिस्क फैक्टर इज़ idiopathic. ठीक, so this was all about the cause because of which a person can have myasthenia gravis. Now we will come to the clinical manifestation. Now when we talk about the clinical manifestation, almost every part of the body gets affected by the non-ability of the muscles to get contracted. सो बेसिकली जो हम देखते हैं पेशेंट्स में जो ऑब्जर्वेबल रहता है वो फेस का, नेक का, शोल्डर का, लेग्स का, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी देखने में आ जाती हैं. ओके, सो आईज़ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है बिकॉज ऑफ दिस माइस्थीनिया ग्रेविस. सो व्हाट हैपन्स इन आईज़ इज़ कि जो आई के मसल्स हैं दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली एंड बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपन्स इज़ कि आई मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी. सो दैट इज़ टॉसिस. मतलब या आइज़ में ये दो तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का ना हो पाना. एक आइज़ के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो पाते हैं उसकी वजह से विजन डबल हो जाते हैं. सो दैट इज़ डबल विजन विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिप्लोपिया. उसके साथ साथ आई लिड जो होते हैं इनके मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते. तो जब वो आइज़ को मतलब खोल के रखने की कोशिश कर रहे हैं, लिड को ओपन करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ओपन करके नहीं रख पाते हैं. दे रिलैक्स वेरी ईजिली, सो दे विल ड्रॉप डाउन. ओके, सो ड्रॉपिंग डाउन ऑफ द आईलिड इज नोन एज टॉसिस. सो टॉसिस हो गया, आईलिड का बार बार गिरते रहना. डिप्लोपिया, दैट इज द डबल विजन. नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू द थ्रोट. ओके, व्हेन वी से there is a problem in the throat, it can be related to speaking, it can be related to talking, and mouth में भी होता है. there is a difficulty in chewing also. जो mastication के लिए muscles होते हैं jaw में वो काम नहीं करते हैं, इसलिए मतलब काम नहीं करते हैं मतलब बहुत धीरे धीरे कम हो जाता है, muscle weakness हो जाती है, तो mastication नहीं हो पाता, मतलब चबा नहीं पाते हैं. साथ ही साथ निगलने में प्रॉब्लम होता है, दैट इज़ डिस्फेजिया. इसके साथ साथ अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो there is problem in speaking that is known as dysarthria. Dysarthria is difficulty in speaking. What happens is कि pronounce नहीं कर पाना words को. You cannot pronounce every word because if you see, if we talk, when we pronounce words, so ये पूरी चीज़ें जो होती हैं this is in action. Muscles are needed to contract properly. So ये words को, हर words को pronounce नहीं कर पाते हैं. So that is a problem. So a whole of that problem या difficulty in speaking is called as dysarthria. साथ ही साथ the problem is hypophonia. हाइपोफोनिया इज़ लो स्पीच, सॉफ्ट स्पीच. ये जैसे पार्किंसंस डिजीज़ में हमने बात किया था, क्योंकि देर इज़ नो सच एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, उस वजह से बहुत धीरे धीरे आवाज़ निकलती है, बहुत सॉफ्ट स्पीच निकलता है, दैट इज़ हाइपोफोनिया. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट द पर्सन कैन हैव
स्लगिशनेस इन दी चीक मसल, साथ ही साथ जो ये जॉ है वो हैंगिंग जैसा लगता है, नीचे की तरफ ऐसे हैंग करता हुआ लगता है इन पेशेंट्स विद माइस्थेनिया ग्रेविस। साथ ही साथ देयर इज़ फेशियल वीकनेसेस, जो मैंने कहा, जैसे हमने बेल्स पैल्सी वगैरह में कहा था कि वन साइडेड या इस तरीके से एक तरफ या दोनों तरफ ही ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, क्योंकि ये यूनिलैटरल नहीं होता है, दिस कुड बी बायलैटरल इन मेनी ऑफ द पेशेंट्स। सो इसमें द चीक्स ड्रॉप डाउन, सो ड्रॉपिंग डाउन ऑफ चीक, ड्रॉपिंग डाउन ऑफ jaw, these happens because of the muscle weakness. And the last one is difficulty in holding head upright, even the head, हमने कहा कि फेस के साथ साथ नेक का भी प्रॉब्लम है, तो ये जो नेक है इसको इस तरीके से स्ट्रेट होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इट फॉल्स डाउन। सो होल्डिंग द हेड upright is also a very big problem because neck muscles भी contribute नहीं कर पाते हैं for maintaining a particular posture of the body. Okay, so this was all about the clinical manifestations. So next we'll move on to the diagnostic evaluation. When we talk about diagnostic evaluations, so there could be हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉरर हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। साथ ही साथ फिजिकल एग्जामिनेशंस करना भी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एग्जामिनेशंस करने से पता चलेगा ऑल दिस, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब आप फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं, ऑब्जर्व करने लायक हैं, तो इंस्पेक्शन के दौरान, ऑब्जर्वेशन के दौरान ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लड टेस्ट किए जाते हैं ये देखने के लिए कि पर्टिकुलरली जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज है वो बॉडी में अगर ज़्यादा है तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितने हैं, मतलब अब नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये सारी चीज़ें देखने के लिए ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ नए टेस्ट भी हैं, जैसे आइस टेस्ट है। Now what does this ice test is? Ice test is a very simple test. एक piece of ice लिया जाता है and is applied on the face. Okay. Now what happens is कि ice की वजह से, मतलब जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज है, कोलिनेस्ट्रेज मतलब जो ये एसिटाइलकोलिन को तोड़ रहे हैं, जो बाइंड नहीं होने दे रहे, वो पर्टिकुलर जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज होते हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं। ठीक है, जब एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिट हो जाते हैं, मतलब एसिटाइलकोलिन को तोड़ने वाली चीज़ें कम हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ड्रूपिंग था या फेशियल वीकनेसेस था वो थोड़ा कम हो जाता है। वैसे आंखों पे करके देखना इज़ अ बेटर एग्जांपल। सो जब आंखों पे आइज़ बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम लाइक 5 मिनट्स और समथिंग, तो अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं, मतलब आइस हटा देते हैं, तो आप देखते हैं कि पहले से शायद 2 mm ज़्यादा या थोड़ा और ज़्यादा क्या हो जाता है, आइस खोल के इंसान रख पा रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो दिस इज़ अ पॉजिटिव टेस्ट। और अगर आइस लगाने के बावजूद भी इंसान आँखें नहीं खोल पा रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें माइस्थेनिया ग्रेविस शायद नहीं है। तो अगर पॉजिटिव आता है, आँख खोल के रख पा रहे हैं, टॉसस नहीं हो रहा है, थोड़ा आईलिड ओपन करके रख पा रहे हैं, पहले से थोड़ा ज़्यादा सेंटीमीटर या मिलीमीटर खोल के रख पा रहे हैं, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव टेस्ट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। द नेक्स्ट वन इज़ एड्रोफोनियम क्लोराइड या फिर नियोस्टिग्माइन टेस्ट। एड्रोफोनियम क्लोराइड जो है या नियोस्टिग्मिन जो है वो एक्चुअली एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज होता है। तो ये जब एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एडमिनिस्टर करते हैं तब अगर अचानक से आईलिड में या किसी और बॉडी पार्ट में अगर आप चेंजेस देख रहे हैं या आप मसल कॉन्ट्रैक्शंस एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं पेशेंट की बॉडी में, इसका मतलब उनकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी में एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज का प्रॉब्लम है। सो व्हाट आर दे डूइंग इज़ ये एसिटाइलकोलिन के इनहिबिट करता है, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज मतलब एसिटाइलकोलिन को तोड़ने वाली चीज़ को इनहिबिट करने वाला केमिकल है ये। सो ये देने पर अगर पेशेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर पाते हैं तो इसका मतलब उनकी बॉडी में एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज है। सो दैट विल बी अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। ओके, सो दिस इज़ वन। रेडियोग्राफिक में अगर हम बात करें तो पेशेंट कैन बी अंडरगॉन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई या थाइमस वगैरह के लिए। थाइमस में ये देखने के लिए कि थाइमोमास तो नहीं है, आइज़ में देखने के लिए कि पर्टिकुलरली मसल्स में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। साथ ही साथ एक्सरे किया जाता है लंग्स का भी, ये देखने के लिए एक्सरे एंड सीटी लंग्स का भी किया जाता है, ये देखने के लिए कि लंग में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, साथ ही साथ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली लंग्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज माइस्थेनिया ग्रेविस का एक कॉम्प्लिकेशन होता है विच इज़ कॉल्ड एज माइस्थेनिया क्राइसिस। माइस्थेनिया क्राइसिस इज़ अ
क्रॉनिक टाइप ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जानलेवा होता है, जिसमें जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाले जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और वीक होने की वजह से फिर वो ब्रीदिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं और पेशेंट की डेथ हो जाती है। ओके, सो माइस्थीनिया क्राइसिस तक बात पहुंची है, नहीं पहुंची है, कितना ज़्यादा पल्मोनरी सिस्टम इफेक्ट हुआ है, ये जानने के लिए हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा के देखते हैं। ओके, सो वी कैन रूल इट आउट ऑन दी वेरी स्टार्टिंग प्राइमरी फेज में हम रूल कर पाएँ तो एटलीस्ट हम असिस्टेंट ब्रीथिंग कुछ थेरापीज़ दे सकते हैं, हम ऑक्सीजन थेरापीज़ दे सकते हैं, वेंटिलेटर्स पे डाल सकते हैं पेशेंट को, ताकि पेशेंट की लाइफ को खतरा ना हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पेशेंट विथ माइस्थीनिया ग्रेविस। नाउ लास्ट वन इज़ द मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट के बारे में बात करें, सो एज वी वर टॉकिंग टिल नाउ, एसिटाइलकोलिन को तोड़ रहे हैं या एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं होने दे रहे हैं, तो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स दिया जाता है जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के साइट को जाकर एसिटाइलकोलिन को बाइंड करने में हेल्प करेगा। एसिटाइलकोलिन ब्लॉक नहीं होंगे या एसिटाइलकोलिन टूटेंगे नहीं। सो दैट ड्रग इज़ कॉल्ड एज एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स। इसी के साथ साथ इम्यून थेरापीज़ दिया जाता है। इम्यून थेरापीज़ में ऐसे एंटी बॉडीज़ जो बॉडी के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऑटो इम्यून जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, उनको हटाने के लिए हेल्प मिलती है। साथ ही साथ हम प्लाज्मा फेरेसिस और IVIG कर सकते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस में व्हाट हैपेंस इज यू टेक आउट दी पर्टिकुलर जैसे डायलिसिस में होता है, यू टेक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड, और उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो हैं, उन्हें हम पर्टिकुलर एक वेलोसिटी में चलाने के बाद यू आर रिमूविंग दैट एंटीबॉडीज़, एंड वापस वो ब्लड जो ये एंटीबॉडीज़ निकालने के बाद जो ब्लड है उसे वापस आप बॉडी में क्या कर रहे हैं, वापस डाल रहे हैं, वापस सर्कुलेशन में दे रहे हैं, ताकि कुछ एंटीबॉडीज़ बॉडी में कम हो जाएं, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो ये बी सेल्स क्रिएट कर रहे थे, जो हमारी बॉडी मतलब पेशेंट की बॉडी को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसी के साथ साथ IVIG इज़ इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। सो IVIG क्या करते हैं, दे आर दी स्पेशलाइज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो बॉडी में डालने की वजह से ये बाकी एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड कर हमारी बॉडी को गुड इम्यूनिटी देने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड द लास्ट वन इज सर्जरी। सर्जरी मेनली किया जाता है थाइमोमास के लिए। सो थाइमस में अगर किसी भी तरीके का कार्सिनोमा है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, थाइमोमास की सर्जरी कर सकते हैं। वी कैन रिमूव द पर्टिकुलर section of the thymus which will lessen the risk of creating such type of antibodies, जिसकी वजह से autoimmune disorder थोड़ा सा कम हो सकता है। So this was all about the myasthenia gravis. So myasthenia gravis क्या है? It is a disorder in which the nicotinic acetylcholine receptor is getting blocked because of the antibodies that are created ड्यू टू दी autoimmune disorder। ठीक, उस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाना और मसल का वीकनेस हो जाना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, लेकिन आप फिर भी एक बार इसको पूरा गो थ्रू करिए, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।